کہ 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप देखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान इत्तेहादी टोले का बहुत बुरा अंजाम होगा। क्या अल्लाह की तदबीर इनकी तदबीरों पे गालिब नहीं आ सकती? ये कैसे मुमकिन है कि ये फितरत के कानून तोड़ें, खालिक कायनात की मुकर्रर करदा हदूद तोड़ें, खल्क़े खुदा की जिंदगी अजाब बना दें, बेगुनाहों का कत्ले आम करें, जुल्म और ज्यादती बर्पा करें, ना इंसाफी के बाब रकम करें और खुदा की पकड़ से बच जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रब का वादा है, जालिम अपने अंजाम को पहुंच कर ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल्लाह खान। एक रूहानी शख्सियत डॉक्टर सरफराज शाह साहब ने कोई 1.5 से 2 महीने पहले पाकिस्तान के बदतरीन हालात, इमरान खान और पीटीआई की आजमाइश और शदीद घुटन के हवाले से पूछे गए इस सवाल पे कि ये मुश्किलात आखिर कब ख़त्म होंगी, मुस्करा कर ये कहा था कि अक्टूबर के आखिर में हालात पलटना शुरू करेंगे और आप बतदरीज सांस ले सकेंगे। मैंने जब ये सुना तो काउंटडाउन शुरू कर दिया, लेकिन 21 अक्टूबर तक 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हो चुकी थी और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी, उसकी बहनों की गिरफ्तारी, साथियों की बेवफाई और हुक्मरान इत्तेहाद की मुसलसल कामयाबी और निज़ाम पर उनकी मजबूत गिरफ्त से मुझे ऐसे लगने लगा कि डॉक्टर साहब भी एक रॉन्ग नंबर हैं। यानी कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। लेकिन 24 अक्टूबर को हालात ने जो यकलख्त पलटा खाना शुरू किया है और अचानक से मिजाज यार बदलता दिखाई दे रहा है, तो मुझे शाह साहब की ये बात दुरुस्त लगने लगी है और ऐसा महसूस होता है कि मार्फत की बातें मार्फत वाले ही जानते हैं। देखिए क्या दिलचस्प सूरत हाल है कि पहले इमरान खान से मुलाकातों का मौजज़ा रूनुमा हुआ, क्योंकि एक जज ने हुक्म दिया था कि 3 बजे तक इमरान खान को हर सूरत पेश किया जाए। फिर बुशरा बीबी की रिहाई का दूसरा बड़ा मौजज़ा हुआ। फिर तकब्बर की अलामत काजी फायज ईसा का ये जुमला समात से टकराया कि आखिरी दिन है, मुझे एक रोज़ और बर्दाश्त कर लें। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजों की तरफ से ये इतला मिली कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस में काजी फायज ईसा को उनकी खिदमात पे खराज तहसीन पेश करने के लिए शरीक ही नहीं होंगे। जब मैंने खोज लगाया तो ये मालूम हुआ कि जजों की कम्युनिटी ने बाउंस बैक करने, मज़ाहमत करने और ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। अगर तो ये मेरी खुशगवानी है तो इसकी भी एक वजह मौजूद है और मुझे ऐसा लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम इस इनकलाब का पेश खेमा साबित होगी जिसका मुद्दतों से इंतज़ार था। आज की पेशरफ्त इस तरफ इशारा करती है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम के इत्तेहादी जो ये समझ रहे थे कि अब उनका रास्ता साफ हो चुका है और इमरान खान अब जेल में सड़ता रहेगा, ये उनकी भयानक गलती साबित होगी। ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी ये सारी तरमीम। ख़वातीन हज़रात, इस व्लॉग में जो कुछ मैं बयान करने लगा हूँ वो आपके जहन से डर, खौफ और परेशानी दूर कर देगा। जो हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ उससे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल, इमरान खान की किस्मत और कौम के मुक़द्दर के बारे में आपके सारे शकूक व शुबहात और वसवसे 100% ख़त्म हो जाएंगे। आपकी मायूसी उम्मीद में बदल जाएगी और आपको मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि ये ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट, नवाज शरीफ के ख़ानदान, आसिफ जरदारी के टब्बर, काजी फायज ईसा का कबीला, मौलाना फजल रहमान का टोला, अपने वोट और ज़मीर बेचने वाले अपोजिशन के मुनहरिफ अरकान और फतह और शादमानी के ढोल पीटने वाला सारा बकाऊ मीडिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद बदतरीन शिकस्त, मुकम्मल नाकामी और ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होने वाला है। जो कुछ उन्होंने किया है वो ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कैसे? मैं आपके सामने साबित करने लगा हूँ। तारीख के झरोकों में झांक कर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे 26वीं तरमीम की तरह पिछलों ने अपनी अपनी तदबीरें की और कैसे ये तदबीरें उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। नंबर 1, वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान में एक मिलिट्री एक्सरसाइज देखने गए। उन्हें एक टैंक पर बिठाया गया और ऐसा एहतमाम किया गया कि वो ठीक ठीक निशाने लगाएं। भुट्टो का दिल बाग बाग हो गया।
ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने यह सारा एहतमाम किया था और भुट्टो के चारों तरफ घूम फिर कर वो उनकी नज़रों में आना चाहता था। नवाब सादिक कुरैशी के घर पर उनका क़याम था। उन्हें बताया गया कि ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक उन्हें मिलना चाहते हैं। भुट्टो बड़ा हैरान हुआ कि सारा दिन मेस में वो उनके आसपास मौजूद था, फिर इस मुलाकात की क्या ज़रूरत है। बहरहाल भुट्टो ने उन्हें अंदर बुलाया। ब्रिगेडियर कमरे में दाखिल हुआ, हेलो कहा, सीधा एक अलमारी की तरफ बढ़ा। भुट्टो शर्मसार रह गया और पूछने लगा कि क्या करने लगे हो। ब्रिगेडियर ने कुछ तलाश किया और फुर्ती से भुट्टो की जानिब बढ़ा। उसके हाथ में कुरान मजीद था। बिला तवक्कुफ ज़िया ने उसके ऊपर हाथ रखा और हल्फन कहा, आप पाकिस्तान के निजात दहिंदा हैं और मैं कसम खाकर अहद करता हूँ हमेशा आपका वफादार रहूँगा। भुट्टो का दिल पसीज गया। वो शीशे में उतर चुका था। हकीकत यह है कि उस दिन फ़ख्र एशिया जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था, क्योंकि उसके बाद भुट्टो ने जनरल मजीद मलिक, जनरल शरीफ, जनरल अकबर, जनरल जिलानी, जनरल आफ्ताब और जनरल AB आवान कुल मिलाकर 6 सीनियर जनरलों को सुपरसीड करके जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। भुट्टो अपनी काबीना के इजलास में बताते थे कि एक मरतबा चाय पीते हुए प्याली से चंद कतरे उनके जूते पर गिर गए। ज़ियाउल हक ने फुर्ती से अपनी जेब से रुमाल निकाला और फट से झुककर भुट्टो का जूता अपने हाथ से साफ कर दिया। भुट्टो को समझ होती तो ज़ियाउल हक ने जूता साफ नहीं किया था, बल्कि भुट्टो के कफन का नाप लिया था। तीसरा वाक़या इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। बहसियत आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक गड़ी खुदा बख्श गया और भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज की कब्र पर फातेहानी की। फिर यकायक इधर उधर देखा, एक झाड़ू उठाया और फौरन कब्र से मट्टी साफ करने लग गया। ख़वातीन व हज़रात, जनरल ज़ियाउल हक ने कब्र की मट्टी साफ नहीं की थी, दरअसल भुट्टो की कब्र का नाप लिया था। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो रात की तारीकी में इसी गड़ी खुदा बख्श में सर शाहनवाज भुट्टो की कब्र के पहलू में 10 अफराद ने, जी हाँ सिर्फ 10 अफराद ने उनका जनाजा पढ़ा और खामोशी से भुट्टो को कब्र में उतार दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, खुशामद और चापलूसी जब मेरिट पर गालिब आ जाए तो बड़े बड़े सुरमाओं का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। भुट्टो इंतहाई दर्जे का ज़हीन था, लेकिन ऐसी जहानत का क्या करना कि इंतहा दर्जे की चापलूसी के हाथों बेवकूफ़ बना और तारीख के सफ़हात में गुम हो गया। नंबर 2, जनाब नवाज शरीफ के मुर्शिद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने मार्शल लॉ के दौरान 1985 में आइन के अंदर 58(2)B की 8वीं तरमीम की, जिसके ज़रिए वो कौमी असम्बली और हुकूमत दोनों को बरतरफ करने का सदारती इख्तियार हासिल कर चुके थे। जिस गैर जमाती असम्बली ने ये तरमीम मंजूर की थी और आइन का हुलिया बिगाड़ कर एक डिक्टेटर का साथ दिया था, जनरल ज़िया ने सिर्फ 3 साल 1 माह बाद उसी असम्बली और हुकूमत को उसी आइनी तरमीम के ज़रिए बरतरफ कर दिया और मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। साबित हुआ कि इस असम्बली के 217 अरकान ने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किए थे। इस असम्बली में ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, चौधरी शुजात हुसैन, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, मरियम नवाज शरीफ और आज के कई मुस्लिम लीगियों के बुजुर्ग वालिदैन मेंबर थे। उन्होंने अपनी औलाद के लिए जो विरासत छोड़ी वो ये है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। नंबर 3, जनरल ज़ियाउल हक ने जिस फौजी जनरल पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया, 18 अगस्त 1988 को बहावलपुर के दौरे से वापसी पर हवाई अड्डे पर उन्होंने उस जनरल को अपने जहाज़ में साथ चलने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास अपना जहाज़ है। ज़िया की पूरी टीम उनके जिस जहाज़ पर सवार थी वो फ़िज़ा में धमाके से तबाह हो गया। जो जनरल यानी मिर्ज़ा असलम बेग उनके साथ नहीं गया वो बच गया और अगला आर्मी चीफ बन गया। क्या वो इस साजिश में शरीक था? वो जनरल ज़ियाउल हक के जहाज़ पर सवार क्यों नहीं हुआ था? तारीख़ इस पे खामोश है। लेकिन साबित ये हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक ने जिस शख्स पर भरोसा करके अपना इक़्तिदार मजबूत करने की तदबीर की थी वो उनके इक़्तिदार के अचानक खात्मे, अफसोसनाक मौत और उनके अहद के खात्मे का सबब बना। नंबर 4,
जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक ने मोहम्मद खान जोनेजो की हुकूमत इसलिए ख़त्म की थी कि वो मार्शल लॉ उठाना चाहते थे और इख्तियारात सिविल हुकूमत को वापस करना चाहते थे। जो काम मोहम्मद खान जोनेजो ना कर सके वो ज़िया-उल-हक के चहेते और काबिल एतमाद जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने कर डाला। ज़िया-उल-हक ने यह सोचा था कि वो एक उर्दू स्पीकिंग कमज़ोर और नर्म मिजाज असलम बेग को चुनेंगे तो वो किसी किस्म की बगावत नहीं करेगा और उनका वफादार रहेगा। लेकिन साबित हुआ कि जनरल ज़िया ने अपने 11 साला दौरे हुकूमत का इख्तिताम अपने हाथ से किया, अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत किए और हमेशा के लिए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब हो गए। आज उनके गुमनाम मज़ार पर उनकी बरसी भी खामोशी से गुजर जाती है और कोई उन्हें याद भी नहीं करता। अहमद वली खान के दादा खान अब्दुल वली खान ने जनरल ज़िया-उल-हक से उस वक्त कहा था जब वो भुट्टो को फांसी के हुक्मनामे पर सदारती दस्तखत करते वक्त जरा पसो पेश का शिकार थे। खान अब्दुल वली खान ने कहा था कि जनरल साहब, कब्र एक है और बंदे दो, या भुट्टो को फांसी दो या फिर खुद उस कब्र में उतर जाओ। भुट्टो तो फांसी चढ़ गया लेकिन कब्र तो ज़िया-उल-हक की भी तैयार थी। जो ही ज़िया इस कब्र में जाकर सोया, भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। आज वली खान का पोता अहमद वली खान भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो के साथ है और उन्हें शय दे रहा है कि सियासी मुखालफिन की कब्रें खोदें। इन कब्रों में कौन पहले उतरेगा और बाद में कौन, लेकिन वली खान की सियासत खत्म हुई। ज़िया-उल-हक का सियासत में नाम लेने वाला कोई नहीं है और भुट्टो की सियासत उनके दामाद और नवासे ने दरियाबुद कर दी। नंबर 4, मिर्ज़ा असलम बेग ने इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए मुखालिफ सियासी जमातों का एक इत्तेहाद बनाया। ISI को ये टास्क दिया गया कि बेनज़ीर भुट्टो किसी सूरत जीतने न पाए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में मिर्ज़ा असलम बेग ने ISI के ज़रिए मेहरान बैंक से 14 करोड़ रुपए और आज के हिसाब से पौने 7 अरब रुपए इंतखाबी फंड के तौर पर तकसीम किए। नवाज शरीफ इस इत्तेहाद की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे। इलेक्शन हुआ और बेनज़ीर भुट्टो ने इस इत्तेहाद में ज़्यादा नशिस्तें जो है वो हासिल कर ली। एस्टैब्लिशमेंट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अल्ताफ़ हुसैन, वली खान और मौलाना फजल-उर-रहमान की हिमायत से बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गई। लेकिन हुकूमत बनाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो को आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के पाँव छूकर और सदर गुलाम इसहाक़ खान के किचन में जाकर उनके लिए कॉफ़ी बनाना पड़ी थी ताकि उन्हें ये यकीन दिला सके कि वो उनके लिए नवाज शरीफ से भी ज़्यादा वफादार साबित होंगी। कौन किससे वफा करता है? वक्त ने यह साबित किया कि ठीक 20 माह बाद सदर इसहाक़ खान ने कड़वी कॉफ़ी थूक दी और 58-2B की उसी तरमीम के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ डाली। साबित हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने नज़रियाती मुखालिफिन से इक़्तिदार के लिए जो समझौता किया था वो दुरुस्त नहीं था। सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सियासतदानों की खोपड़ी में दिमाग। नंबर 5, इक़्तिदार बिलाखिर नवाज शरीफ को मिल गया। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के चहेते और लाडले थे। सदर इसहाक़ खान से उनके वालिद मियाँ शरीफ की गहरी दोस्ती थी। फौज और नवाज शरीफ नज़रियाती हलीफ थे। तब तक नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक की बरसी भी बड़े एहतमाम से मनाया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फौज और नवाज शरीफ और सदर इसहाक़ खान सब एक पेज पे थे। लेकिन नवाज शरीफ चाहते थे कि उनके खिलाफ आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ कोई बगावत न कर ले। इसलिए एक शाम मरी की एक ज़ियाफ़त में नवाज शरीफ ने उन्हें नई मर्सिडीज़ गाड़ी की चाबी पेश करते हुए कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक पुरानी मर्सिडीज़ में सफ़र करे। जनरल आसिफ नवाज जनरल बाजवा नहीं थे। उनके चेहरे पे एक रंग आया और एक गया। ज़ियाफ़त का मज़ा किरकिरा हो चुका था। नागवारी से जनरल आसिफ नवाज ने शुक्रिया अदा किया और पुरानी मर्सिडीज़ में सवार होकर ये जा वो जा। नवाज शरीफ शर्म से पानी पानी हो गए। यहाँ से इख्तलाफात की नई कहानी शुरू हुई। नवाज शरीफ ने इस बदसलूकी का इजहार इसहाक़ खान से किया जो सदर थे। खजाने की एक एक पाई जोड़कर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने वाले किफ़ायत शार इसहाक़ खान ने नवाज शरीफ से कहा, जनरल आसिफ नवाज ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। यहाँ से भी मदद न मिलने के बाद नवाज शरीफ सदर इसहाक़ खान के खिलाफ हो गए और साजिशों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की अचानक पुरस्कार मौत वाक़ई हो गई।
और ये राज खुला कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था। राज राज रहा, लेकिन फौज के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ एक फिजा बन गई। नए आर्मी चीफ की तकर्री के वक्त नवाज शरीफ ने भरोसे और एतमाद के जनरल का इंतखाब करने के लिए मनमानी की और मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए फौज के 5 सीनियर तजर्बाकार और मायानाज जर्नलों जनरल फरख खान, जनरल जावेद नासिर, जनरल मोहम्मद अशरफ, जनरल हामिद नियाज और जनरल आरिफ बंगेश को सुपरसीड करके छठे नंबर के जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को आर्मी चीफ बना दिया, जो मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी और मुस्लिम लीग के सदर सरदार अब्दुल रब नश्तर जैसे सियासतदान के भतीजे थे। नवाज शरीफ का ख्याल था कि जनरल वहीद काकड़ गैर सियासी रहेंगे और कभी उन्हें तंग नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। जनरल काकड़ बावकार अंदाज में अपना काम करते रहे। इस दौरान सदर इसाक खान, जो ज़ियाउल हक के बाद नवाज शरीफ के मुरब्बी और मुर्शिद थे, नवाज शरीफ की हरकतों पर गाहे नापसंदीदगी का इजहार करते रहे और मिलिट्री इंटेलिजेंस की इतलात पर उन्हें एक रोज़ तलब करके कहा, जनाब वज़ीर आज़म, आप रात की तारीकी में सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की एहतियात किए बगैर इस्लामाबाद में एक मखसूस घर में जाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। एक वज़ीर आज़म को इस तरह की समाजी और निजी सरगर्मियों से परहेज़ करना चाहिए। नवाज शरीफ गुस्से में आ गए और इसाक खान से अपने ताल्लुकात मज़ीद ख़राब कर बैठे। बिलाखिर मामलात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए और एक रोज़ सदर इसाक खान ने 58-2-20 से नवाज शरीफ की हुकूमत चलती कर दी, जिसकी 1985 में मंजूरी में वो पेश थे। जिस वक्त 1990 में ये तरमीम बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, तो नवाज शरीफ ने जश्न मनाया था। साबित हुआ कि गैर जमहूरी गैर आइनी तरमीम सियासी मुखालिफिन के लिए कारगर नहीं होती। ये तलवार आपका अपना सर भी कलम कर सकती है। नंबर 7, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी क्योंकि फौज गैर जानिबदार थी और उसने अपना वजन सदर इसाक खान के पलड़े में नहीं डाला था, जो उस वक्त इतने बूढ़े हो चुके थे कि अपने कमज़ोर दांतों से अखरोट भी नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन 2 असम्बलियाँ तोड़ चुके थे, 2 हुकूमतें बरतरफ कर चुके थे। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ इसाक खान से अपने मामला दुरुस्त करते और कारोबार हुकूमत चलाते रहते, लेकिन फ़ौज की खामोशी और गैर जानिबदारी से नवाज शरीफ ने गलत मतलब अखज़ किया और महाजराई जारी रखी। बिलाखिर जिस फौजी जनरल को उन्होंने मेरिट के कत्ल के ज़रिए और 5 जर्नलों को सुपरसीड करके आर्मी चीफ बनाया था, उसने हाथ में डंडा पकड़ा और एक रोज़ वज़ीर आज़म और सदर दोनों को चलता कर दिया। साबित हुआ जर्नल छठे नंबर पर हो और आप उसे ऊपर उठाकर आर्मी चीफ बना दें तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपका वफादार रहे और हर जायज़ नाजायज़ काम में आपका साथ दे। तवालत से बचने के लिए हम बात को मुख्तसर करते हैं। इसके बाद इलेक्शन होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो दोबारा वज़ीर आज़म बनती हैं और अपने मुँह बोले भाई, सबसे काबिल एतमाद साथी और भरोसे के पार्टी लीडर फारूक अहमद खान लगारी को मुल्क का सदर बना देती हैं, जो 1996 में 58-2-20 की तलवार से बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर देते हैं और ये साबित करते हैं कि सियासत में कोई रिश्ता नहीं होता, कोई भरोसा हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ वफादारी अब्दी नहीं होती और कोई भी किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है। आपकी चाल आप पर उल्टी पड़ सकती है। जब फारूक लगारी ने यह वारदात की तो उन्हें नवाज शरीफ की हिमायत हासिल थी। वो नवाज शरीफ जिसने उनके आबाई इलाके चोटी ज़ीरी की तरफ एक लॉन्ग मार्च किया था और उनकी करप्शन पर उनके चेहरे पर कालक मली थी। फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो से जान छुड़ाकर नवाज शरीफ से जो रिश्ता जोड़ा था, इसका सिला उन्हें बहुत जल्द मिल गया। एक रोज़ उन्हें नवाज शरीफ के दबाव में आकर रुस्वा होकर ऐवान सदर छोड़ना पड़ा और फिर फारूक लगारी जो हैं वो तारीख के सफ़ात में गुम हो गए। साबित हुआ वफादारियां बदलने से, ज़मीर का सौदा करने से, अपना ईमान बेचने से और एहसान फरामोशी करने से वक्त आपसे अपना बदला लेता है। फारूक लगारी जैसा एक शानदार सियासतदान जो रवादारी की एक मिसाल था, आज उसका ख़ानदान छोटी छोटी वजारतों के लिए अपनी सियासी बका की जंग लड़ने पर मजबूर है। आगे चलें। नवाज शरीफ ने दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद जनरल जहांगीर करामत की शराफत की वजह से उन्हें बेतौकीर किया और पहले आर्मी चीफ थे जो एक वज़ीर आज़म के दबाव पर
اس طرح سے جو ہے وہ مستعفی ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے محسن فاروق لغاری سے بدعہدی کی اور انہیں بھی مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسا کرنے کے بعد نواز شریف جو قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کے حامل تھے، سپریم کورٹ پر بھی حملہ آور ہوئے اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف گھیرا تنگ کر کے انہیں بھی سپریم کورٹ سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو صدر کو حاصل اسمبلی اور حکومت توڑنے کا اختیار یعنی 58-2 بھی بھاری اکثریت سے ختم کر چکا ہو، آرمی چیف، صدر اور چیف جسٹس کو فارغ کر چکا ہو، میڈیا خرید چکا ہو، اپوزیشن کو ملک بدر کر چکا ہو اور اپنے اقتدار کی راہ میں ہر رکاوٹ توڑ چکا ہو، جب ایک نئے آرمی چیف کا انتخاب کرتا ہے تو ایک بار پھر میرٹ کا قتل کر کے 2 سینئر جنرلوں یعنی جنرل علی قلی خان اور جنرل خالد نواز کو نظر انداز کر کے اور سپر سیڈ کر کے تیسرے نمبر کے جنرل پرویز مشرف کا انتخاب کرتا ہے۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ ایک پنجابی جنرل بے وفائی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا حلقہ اثر وسیع ہوتا ہے۔ ایک پٹھان جنرل اس کے ساتھ پہلے ہی نواز شریف کا تجربہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ایک اردو سپیکنگ کمزور جنرل کو چیف بنایا۔ خیال یہ تھا کہ وہ ان کا احسان مند رہے گا۔ جنرل پرویز مشرف کو خوش رکھنے کے لیے اسے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا گیا، لیکن جنرل مشرف غالباً 30-40 سال کے سب سے ایمبیشس جنرل تھے جو کارگل میں بھارت کو الجھا کر کشمیر پر ایک ایڈونچر کر بیٹھے۔ نواز شریف ان دنوں بھارت سے دوستی اور تجارت کر رہے تھے اور مشرف نے کارگل سے نواز شریف کا منصوبہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ نواز شریف نے مشرف کے ساتھ اور مشرف نے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، لیکن یہاں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ سیاست میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ مفادات کے رشتے ہیں، یہاں کسی چیز کو ثبات نہیں ہے۔ نتیجہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف جیل میں اور مشرف اقتدار کی کرسی پر برجامان ہو گئے۔ آگے دیکھیے کہ کیسے چودھری شجاعت جیسا وفادار ساتھی اپنے پورے گروہ کے ساتھ نواز شریف کو چھوڑ کر مشرف کا ساتھ دیتا ہے، اور کیسے جنرل کیانی جیسا وفادار جنرل اپنے باس یعنی جنرل پرویز مشرف کے خلاف سازش کرتا ہے، اسے وکلا تحریک کا ترنیوالا بناتا ہے اور اقتدار کی کرسی سے اٹھا کر ایسا زمین پر پٹخ دیتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین جرنیل، جس کی پشت پر امریکہ اور یورپ کھڑا تھا، دبئی کے ایک فلیٹ میں تنہا سسک کر دم توڑ دیتا ہے۔ ثابت ہوا اگر نیت خراب ہو تو آپ کے فیصلے آپ ہی کے خلاف پلٹ کر وار کرتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، جب تک جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو وطن واپس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ جیسے ہی مشرف نے یہ غلطی کی، سب کچھ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب مشرف سے ان کی غلطیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جنرل کیانی کو بہت اچھا سمجھتے تھے اور کبھی یہ توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ ان جیسا شخص بھی ان کے خلاف جا سکتا ہے۔ ثابت ہوا کہ آپ کی تدبیریں قوم کی بھلائی کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں تو وہ آپ کے اوپر الٹی بھی پڑ سکتی ہیں۔ یہی تسلسل ہمیں آگے نظر آتا ہے۔ نواز شریف نے جنرل باجوہ پہ اعتماد کیا، انہوں نے دھوکہ دیا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید پر اعتماد کیا، انہوں نے دھوکہ دیا۔ عمران خان تو 2 درجن ایسے ساتھی تھے جو ان کے دائیں بائیں ان کی شناخت تھے، لیکن وقت آنے پر ایسا دغا دیا جیسے وہ کبھی ان کے ساتھ تھے ہی نہیں۔ اور یہی لوگ جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا، آج سیاسی منظرنامے سے گم ہو گئے۔ کہاں گئے عثمان بزدار، کہاں گئے جہانگیر ترین، پرویز خٹک، چودھری سرور، عمران اسماعیل اور لاتعداد ایسے دوسرے۔ آخری بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکمران اتحادی ٹولے کا بہت برا انجام ہوگا۔ ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ بہت جلد ججوں کی نفرت کا سامنا کریں گے، وکلاء کا غیظ و غضب ان کا تعاقب کرے گا، میڈیا ان پر تنقید کے تیر برسائے گا، ان کے غیر ملکی آقا ان سے ناراض ہوں گے اور عوام کے بکھرے ہوئے سیلاب کے آگے یہ خس و خاشاک ثابت ہوں گے۔ یہ بھاگیں گے، ایئرپورٹس کا رخ کریں گے، چارٹر طیارے لیں گے اور فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ کیا اللہ کی تدبیر ان کی تدبیروں پہ غالب نہیں آ سکتی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فطرت کے قانون توڑیں، خالق کائنات کی مقرر کردہ حدود توڑیں،
خلق خدا کی زندگی عذاب بنا دیں، بے گناہوں کا قتل عام کریں، ظلم و زیادتی برپا کریں، ناانصافی کے باب رقم کریں اور خدا کی پکڑ سے بچ جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا وعدہ ہے ظالم اپنے انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے۔